जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। कक्षा 12 के अध्याय 10 में आपका स्वागत है, जिसका नाम है विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इस पूरे अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे। आप साथ साथ पेशेंस के साथ इसको नोट करते रहें। इसकी गति को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। आप सबसे एक अपील रहेगी कि लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए, 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया था। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर पूरे शहर तक फैल गई थी। तो यहाँ देखें कि यह अध्याय हमारा 10 मई 1857 के दिन से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी कुछ छुटपुट घटनाएं विद्रोह की उभरने लगी थी, हमारे सामने आने लगी थी, जिसको देखकर अंग्रेज़ भी थोड़े अलर्ट होने शुरू हो गए थे। जैसे अगर पहले की बात करें, कुछ अगर हम जानकारी लें, 22 जनवरी 1857 को बैरकपुर छावनी में आग लगा दी गई। बैरकपुर जो कलकत्ता के पास नज़दीक है, तो उसमें आग लगा दी गई क्योंकि वहाँ चर्बी वाले कारतूस थे और भारतीय सैनिक नाराज़ थे। तो इस वजह से इसके अलावा अनेक स्थानों पर इस प्रकार की अलग अलग छावनियों में इस प्रकार की घटनाएं होने लगी थी। आग लग जाती थी, लेकिन नहीं पता चल पाता था कि किसने आग लगाई। तो ये जो घटनाएं थी, ये साबित कर रही थी कि जो भारतीय जो सैनिक थे उनमें असंतोष था और वह एक सीमा को पार कर चुका था। इसके बाद 25 फरवरी 1857 को 19वीं नेटिव इन्फेंट्री को नए कारतूस दिए गए। 19वीं जो नेटिव का मतलब देसी और इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, तो उनको जो नए कारतूस दिए गए थे उन्होंने चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि ये पूरी तरह से अफवाह फैल चुकी थी कि इनके जो एनफील्ड नई राइफल दी गई उसमें कारतूस जो डाले जाते थे उनको चलाने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था, छीलना पड़ता था, जिस पर गाय या सूअर की चर्बी लगी होती थी, ऐसा माना गया। तो उसके विरोध में 31 मार्च को यह जो पलटन थी तोड़ दी गई, इसका भी विरोध हुआ। उसके बाद जो 34वीं देसी या नेटिव पलटन थी, उसने भी अपनी सहमति दे रखी थी इस आंदोलन में, क्योंकि सैनिक जो नेता थे वे कहीं ना कहीं आपस में इस विषय पर बातचीत कर रहे थे और विरोध रख रहे थे, आपस में शेयर कर रहे थे। सभी पलटनों की जो गुप्त मीटिंग होती थी, तो मंगल पांडे भी जो थे वो 34वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थे उसी के सिपाही थे। तो सभी पलटनों के नेता ने सही समय का इंतज़ार करने को कहा था, परंतु अब गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था कि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। परेड के समय वह आगे आए और अंग्रेज़ अधिकारियों को मारने के लिए आवाज़ लगाई अपने साथियों से, परंतु अन्य जो साथी थे वो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि उनके नेताओं ने जो मीटिंग्स में भाग लेते थे कहा था कि अभी समय का इंतज़ार करना है ताकि योजना सफल हो सके। 31 मई, ऐसा मानते हैं कि 31 मई तारीख निश्चित की हुई थी क्रांति के लिए, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, ताकि हम पूरी तरह से तैयारी कर सकें। लेकिन ह्यूगसन नामक एक जो मेजर सार्जेंट था, उसने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उसके बाद भारतीय सिपाहियों ने जो उसको गिरफ्तार नहीं किया, मंगल ने जो ह्यूगसन था उस पर गोली चलाई और उसे मार दिया। उसी समय जो लेफ्टिनेंट बो जो घोड़े पर थे, मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई, परंतु वह घोड़े को लगी और वे दोनों गिर गए। बो मंगल पर गोली चलाने लगे तो मंगल पांडे ने तलवार से उसको हमला करके मार दिया। अब अन्य अंग्रेज भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो अन्य जो साथी थे, मंगल पांडे का एक साथी ने उसके सिर पर बंदूक मारकर उसे भी मार दिया। और अंत में जो कैप्टन व्हीलर था वो घोड़े लेकर आए और उसने आदेश दिया कि उसे पकड़ो, परंतु भारतीय सैनिकों ने उसका आदेश भी मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कैप्टन व्हीलर जो अंग्रेज सेनापति थे, व्हीलर के बंगले की ओर भागे। इसके बाद जो कैप्टन व्हीलर थे, वह जो अंग्रेज सेनापति थे हियरसे, उनको उसके बंगले से बुलाकर अपने साथ लेकर आए,
जिनके साथ एक अंग्रेज़ टुकड़ी भी थी। अब मंगल पांडे को लगा कि अब अंग्रेज़ सैनिक आ गए हैं, वे उसे पकड़ेंगे, तो उन्होंने अपनी छाती पर गोली चला ली, परंतु वे जख्मी हो गए और 8 अप्रैल 1857 को उसे फांसी दे दी गई। तो ये घटना 29 मार्च 1857 का दिन था, जिस दिन मंगल पांडे ने इन जो अंग्रेज़ अधिकारी थे इनकी हत्या की थी। तो क्रांति का एक बिगुल बज चुका था 29 मार्च 1857 से, जिस दिन मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। और 8 अप्रैल 1857 को जो मंगल पांडे थे उनको फांसी दे दी गई। परंतु अभी भी क्रांति शुरू एक्चुअल में नहीं हुई थी, क्योंकि क्रांति की तारीख 31 मई रखी हुई थी। परंतु रात की गुप्त जो मीटिंग थी, सभाएं थी, उनसे सैनिकों में आवेश भर जाता था और 3 मई को लखनऊ के कुछ सैनिकों ने जो लेफ्टिनेंट मेचम उस पर भी अपनी बंदूकें तान दी। परंतु वह दया की भीख मांगने लगा कि मेरे मरने से आपकी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा, मेरी जगह कोई दूसरा अधिकारी आ जाएगा, ये प्रशासन की समस्या है, इस पर मुझे दया करके छोड़ दें। तो इस पर क्रांतिकारी उसे छोड़ देते हैं। अब वह अपने उच्च अधिकारियों को सारी जानकारी देता है। वे अलर्ट हो गए और हेनरी लॉरेंस ने चालाकी से उस पलटन के हथियार रखवा लिए, जमा करवा लिए और उस बटालियन को हटा दिया। इसी प्रकार फिर 6 मई को मेरठ की एक इन्फेंट्री से एक उस पलटन के हथियार इन्फेंट्री में, जिसमें लगभग 90 सैनिक थे, उनमें से 85 जो सैनिक थे उन्होंने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया था। केवल 5 ने ही इनको छुआ। उन 85 जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनका कोर्ट मार्शल हुआ, जिसमें उनको 8 से 10 वर्ष की सज़ा दे दी गई। यह खबर पूरी तरह से फैल गई। अन्य सिपाही जब शाम को बाजार में जाते थे तो उनको ताना दिया जाने लगा। पुरुष महिलाएं उनका मजाक उड़ाने लगे। अब उनको लगा कि कुछ करना होगा, 31 मई अभी दूर है। और वे दिल्ली में के जो अपने नेता थे उनको सूचना भेजते हैं कि उन नेताओं के नाम कभी सामने नहीं आए, मुख्य रूप से जो सैनिकों की बगावत की भूमिका तैयार कर रहे थे, कि हम विद्रोह करके दिल्ली आ रहे हैं, 10 या 11 मई को हमारा इंतज़ार करना। तो उन्होंने 10 मई जो रविवार का दिन था उसको चुना। शाम के समय अधिकतर जो अंग्रेज़ थे वो प्रार्थना के लिए चर्च में चले जाते हैं। उस समय उन 85 सैनिकों को जेल से छुड़ा लिया गया आक्रमण करके, और सामने आते अंग्रेज़ों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। सारे मेरठ में खबर फैल गई कि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो मेरठ के इलाके, विशेष रूप से अवध की बात करें तो वहाँ के जो नवाब हैं उनको भी अंग्रेज़ों ने 1856 में हटा दिया। आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो वहाँ के लोग भी गुस्से में थे, उन्होंने भी सैनिकों का साथ दिया, मारकाट शुरू कर दी। शाम को ये सभी सैनिक दिल्ली की ओर चले गए थे। अब हम वापस अपने चैप्टर की ओर लौटते हैं, जहाँ से ये चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है 10 मई 1857 से। तो यहाँ 10 मई 1857 से मेरठ छावनी से हमारा विद्रोह शुरू होता है एक्चुअल में, क्योंकि तारीख 10 मई ही घोषित की गई थी। 31 मई को फिर छोड़ दिया गया था, क्योंकि असंतोष सैनिकों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और 31 मई को बड़ा दूर माना जा रहा था। तो विद्रोह की तारीख 10 मई इसलिए कर दी गई थी कि ऐसे तो एक एक करके कहीं कहीं जो सैनिक है छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी और सैनिक मरते जाएंगे और अंग्रेज़ अलर्ट होते चले जाएंगे। तो 10 मई को ही निश्चित कर दिया था। तो अब जो भारतीय सेना जी पैदल सेना थी वह घुड़सवार फौज और फिर शहर, पूरे शहर में फैल गई। शहर के आसपास देहात, ग्रामीण इलाके सभी जुड़ते चले गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, हथियार गोला बारूद रखे हुए थे। उसके बाद उन्होंने गोरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बंगलों, साजो सामान जो भी उनको रास्ते में मिलता था उसको फूंकते चले गए। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, डाकखाने, सरकारी खजाने, इमारतें सभी को उन्होंने तबाह कर दिया। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी उसको भी काट दिया। अंधेरा पसरते ही सैनिकों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकल पड़ा और यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंच गया। रमज़ान का महीना था और जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह था, नमाज पढ़कर सहरी यानी कि रोज़े के दिनों में सूर्य उगने से पहले जो भोजन करते हैं व्रत रखने के लिए, उसको खाकर उठे थे। उन्होंने फाटक पर जब शोर सुनाई दिया तो बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज़ पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी
में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो रहा था या हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक जत्था और दिल्ली में दाखिल हो गया था। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लग गए थे। बहुत सारे जो यूरोपियन लोग थे उनको मार दिया गया। दिल्ली के जो अमीर लोग हैं उन पर भी हमले हुए, लूटपाट उनके साथ भी हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होकर दरबार का जो शिष्टाचार का एक नियम होता है उसको भी पालना किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात को मानने के अब कोई विकल्प नहीं था। तो इसी वजह से मजबूर होकर उन्होंने विद्रोह के लिए अपनी मान्यता दे दी और विद्रोह ने अब एक वैधता हासिल कर ली थी कि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। ये चित्र मुगल बादशाह बहादुर शाह का चित्र है, जो अंतिम मुगल शासक थे। नामचारे के मुगल शासक थे। उनका शासन वहाँ कहीं नहीं था, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थे और किले के अंदर ही एक किस्म से ये मानिए कि बंदी का जीवन वो जी रहे थे। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था, तो बहादुर शाह ने विद्रोहियों को अपना समर्थन दे दिया। तो हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की जो छावनियाँ थी, दिल्ली के पश्चिम की ओर कुछ छावनियों में विद्रोह तेज गति से फैलने लगे थे। अब आगे देखिए विद्रोह का डर्रा क्या स्वरूप था विद्रोह का। यदि इन विद्रोह की तारीखों के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में फैलती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते चले गए और हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा ही था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। जैसे कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, कहीं बिगुल बुझाकर विद्रोह का संकेत दिया गया ताकि सभी सुने। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर हमले किए। तो ये कुछ ऐसे संकेत थे, क्योंकि उस समय कोई आज की भांति कोई संचार के इस प्रकार के साधन नहीं थे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज़ या मैसेज पहुंचाने के लिए कोई ना कोई इस प्रकार के तरीके ढूंढने पड़ते थे। सरकारी खजानों को लूटा। उसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगले, जो भी सरकार से अंग्रेज़ों से जुड़ी चीज़ें थी उन सबको हमला करके नष्ट कर दिया। सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़, हर शख्स पर उन्होंने हमले किए। हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों ने एकजुट होकर फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी की। धार्मिक जो स्थान थे उनसे भी इस प्रकार की अपील की जा रही थी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल होने के साथ साथ जो हमले थे का दायरा जो था हमलों का फैलता चला गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली, अम्बाला जैसे बड़े शहरों में साहूकार, अमीर भी विद्रोह के गुस्से का शिकार बनने लगे। अमीर और जो साहूकार थे, क्योंकि किसान आम आदमी उनसे भी तंग था और उनको भी अंग्रेज़ों का सहयोगी माना जाता था। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क मानते थे बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू भी मानते थे, अंग्रेज़ों के गुलाम भी मानते थे जो अंग्रेज़ों के अनुसार काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। विद्रोहियों की जो कतारें हैं उनमें हुई इन छुटपुट विद्रोह ने जल्दी एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना की गई। जो नियम थे शासन के, कानून के, वो सारे की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। अब यहाँ देखिए एक चित्र भी दिया हुआ है। ये इस चित्र को देखिए कि लखनऊ में जो ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ जुट गए थे। ये चित्र यहाँ दिया हुआ है। आम लोग इकट्ठे हैं। अब यहाँ फिरंगी शब्द को डिफाइन किया है। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है। अगर आपने 11वीं में इसको पढ़ा हो तो गौल जो है उस पर अधिकार फ्रैंक जाति ने किया था, तो उसी के नाम पर फ्रांस का नाम पड़ा था। तो फ्रांस जो है फ्रैंक से बना हुआ है, तो इसी से ये शब्द निकला हुआ है। इसे उर्दू, हिंदी में पश्चिम के जो लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उनका मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था। तो ये फिरंगी शब्द था। मई जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। मई और जून 1857 में अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में के लिए उलझे हुए थे। जैसा कि एक अंग्रेज़ अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। इसको नोट करना किस विषय में ये प्रयोग हुआ है कि एक अंग्रेज़ अधिकारी ने लिखा था
जो ब्रिटिश शासन था ताश के पत्ते की भांति बिखर गया है। तो इस समय स्थिति ये थी कि अंग्रेज़ अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत ही मशक्क़त कर रहे थे। अब नेक्स्ट देखिए, असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ, उथल पुथल के दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे, सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी, पूरी व्यवस्था बदल चुकी थी। दिल्ली उर्दू अखबार की 14 जून 1857 की इस रिपोर्ट को पढ़िए। देखिए, दिल्ली उर्दू अखबार जो है 1837 में मौलवी मोहम्मद बाकिर ने इसकी स्थापना की थी। एक साप्ताहिक अखबार था। यह भारत में दूसरा उर्दू का अखबार था। अब पहला अखबार जो था उर्दू का, वे जाम ए जहानुमा था। जाम ए जहानुमा, इसे कलकत्ता में हरिहर दत्ता द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दूसरा जो अखबार था, महत्वपूर्ण अखबार था, वो क्या लिखता है कि यही हालात सब्जी और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ार में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी हुई, जिसे कुंजड़ों यानी कि सब्जी बेचने वालों ने रोक कर इकट्ठा, यानी कि जैसे बेचने से रोक रखा हुआ है। शहर में स्थित बाग बगीचों से माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ फिराकर रह जाता है। यानी कि अमीरों के पास चीज़ें पहुंच जाती है, लेकिन गरीबों के लिए जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ एक और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने भी पानी भरना बंद कर दिया था। गरीब शुरफा यानी कि शरीफ लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर का मतलब जो पहले कमा कर खाने वाले लोग थे, वो भी हराम खोर हो गए हैं, उन्होंने काम बंद कर दिया। कई दिनों से सारे मोहल्ले में कोई आदमी नहीं है। यही हालात बने हुए, ज़िंदगी और मौत, बीमारी शहर की आबो हवा पूरी तरह से ख़राब कर रही है। शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा, यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। ये इस प्रकार का विवरण जो है इस दिल्ली उर्दू अखबार की रिपोर्ट में छपा हुआ है 14 जून 1857 को। अब आगे देखिए, संचार का जो माध्यम था, संचार के माध्यम को देख। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के डर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। क्योंकि जितने भी स्थानों पर विद्रोह हो रहे थे, एक जैसी उनकी योजना थी, उसी प्रकार की घटनाएं हो रही थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनकी योजना बनी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के जो सिपाही हैं उनके बीच अच्छा संचार बना हुआ था। और जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने मई में शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा करते हुए यह फैसला लिया और 48वीं नेटिव जो इन्फेंट्री है उसके हुक्म का इंतज़ार है। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले अवध में जो 7वीं जो इन्फेंट्री थी, इरेगुलर कैवलरी, कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार सेना और इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो पैदल सेना इन्फेंट्री और कैवलरी घुड़सवार सेना। तो यहाँ जो घुड़सवार सेना है अवध की, वो ये कह रही है कि भी हमने कारतूसों का इस्तेमाल बंद कर दिया, तो अब 48वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, इन्फेंट्री पैदल सेना है, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं कि भाई आप क्या करते हैं। हमने अपना काम कर दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। सिपाही और उनके जो संदेशवाहक थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, लबो लुआब मतलब कुल मिलाकर ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे, एक बहाने ढूंढ रहे थे विद्रोह करने के। नेक्स्ट देखिए कि सिस्टन और तहसीलदार। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में जो सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया। सीतापुर भी उत्तर प्रदेश में है, तो सहारनपुर वह जाता, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने हुए था और आलथी पालथी मारकर बैठा हुआ था, जैसे ज़मीन पर आम बैठ जाते हैं पालथी मारकर। तो इसी बीच बिजनौर का एक जो मुस्लिम तहसीलदार था कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है, तो उसने पूछा कि क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है। मतलब यहाँ जो तहसीलदार है
वो ये समझ बैठा उसको कि ये अंग्रेज़ तो है, लेकिन ये विद्रोहियों के साथ है। तो क्योंकि उसने भी भारतीयों के कपड़े पहने हुए थे और ज़मीन पर वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे आम भारतीय बैठ जाते हैं पालथी मारकर, तो वह उसको एक गलत रूप में मान बैठा कि भाई यह विद्रोहियों के साथ है, ऐसी ही कोई सूचना बताने आया है। तो सिस्टर ने कहा कि अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब आली को भी पता चल जाएगा। यदि अवध में हमें कुछ काम मिलता है तो जनाब आली मतलब आपको भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा कि भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे। यानी कि उसको पहचान नहीं पाया कि इसकी असलियत का क्या है, और वो उसको सारी बात बता देता है कि भाई इस बार हम कामयाब होंगे। तो मामला काबिल हाथों में है कि भाई जो क्रांति है उसकी जो बागडोर है अच्छे हाथों में है। बाद में पता चला कि यह जो तहसीलदार है ये बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। तो इस प्रकार की घटनाएं भी अंग्रेज़ और भारतीयों के बीच में उस समय चल रही थी। तो नेक्स्ट देखिए कि विद्रोह की जो बनावट है, जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कई अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे जवाब देना कठिन है, क्योंकि कहीं भी ऐसे नाम नहीं सामने आए आज तक कि इनकी योजना किसने बनाई, कौन नाम थे, कौन इनकी मीटिंग करवाता था, कैसे सूचनाएं पहुंचती थी। फिर भी एक घटना के बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे, जो अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे हियरसे, की सुरक्षा का जिम्मा जो भारतीय सिपाहियों पर था, जहां कैप्टन हियरसे तैनात था वहां 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। तो इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके थे, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि वे या तो हियरसे को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं जो नेटिव इन्फेंट्री उसके हवाले कर दें। तो ये अवध का हिस्सा है, अवध में जो कैप्टन हियरसे थे, तो वहाँ अवध की जो इन्फेंट्री थी उसको ये कहा गया, 41वीं इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री ये कह रही थी कि हम अपने जो गोरे अंग्रेज अफसर हैं उनको ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए जो अवध मिलिट्री है वह अपना फ़र्ज पूरा करे, या तो हिरसे को खुद मार दे या फिर उसे हमारे हवाले कर दे। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ये कह रही है। लेकिन जो मिलिट्री पुलिस थी उन्होंने दोनों ही बातों को मानने से मना कर दिया। अब तय यह था कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई गई। इस विद्रोह की शुरुआत इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा कि यह पंचायत रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। इस प्रकार की पंचायत, इसका मतलब सामूहिक रूप से कुछ फैसले लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में ही रहते थे। लाइनों मतलब जहाँ उनका आवास होता था। सभी की जीवन शैली एक जैसी होती थी क्योंकि उसमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के सैनिक होते थे। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला लेते होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, इस चित्र से आप भली भांति परिचित हैं। रानी लक्ष्मीबाई का एक प्रचलित चित्र है ये। और ये नीचे जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं ये नाना साहिब का चित्र है। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताते हैं। वैसे तो आमतौर पर यह मानते हैं कि जो युद्ध से भाग जाए उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन जैसा अंग्रेजी शासन था उस समय जब विफल हो गया था भारतीय विद्रोह, तो उनका जो यहाँ से बचकर नेपाल भागना है उसको एक साहस और बहादुरी की कहानी के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण दी जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। अंग्रेजों से पहले जो उनके नेता होते थे, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उनमें से एक था कि वे फ़ौरन दिल्ली पहुँचे और उन्होंने बूढ़े जो मुग़ल बहादुर शाह जफ़र था
उससे विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की थी, यानी कि जिसकी लगभग उम्र 80 वर्ष से के आसपास रही होगी। लेकिन इस निवेदन पर वह सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन वो विद्रोहियों के तेवर देखकर मजबूरन उसको यह स्वीकार करना पड़ा। बहादुर शाह जफर इस खबर से भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नामात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तभी स्वीकार की जब कुछ सिपाही शिष्टाचार की अवहेलना किए बिना जबरन लाल किले के मुगल दरबार में आ घुसे थे, और बहादुर शाह के पास वाकई कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में विद्रोही और शहर के जो लोग हैं उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। तो नाना साहब थे, उनको भी इसी प्रकार मजबूर किया गया था, ऐसा आपकी इस अध्याय में दिया हुआ है। झांसी में रानी आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व उसको भी इसी प्रकार संभालना पड़ा। कुछ ऐसी परिस्थितियों बिहार के आरा में बिहार में भी इसी प्रकार आरा में जो स्थानीय जमींदार था कुंवर सिंह, उसे भी इसी प्रकार मजबूरन ये दिखाया है हमें इस अध्याय में कि जो ये जमींदार थे या जो बगावत करने में जो पदस्थ जो जिनको हटा दिया गया था राजा, वे सभी मजबूरी में इस विद्रोह में शामिल हुए। आम शायद उनकी इच्छा नहीं रही हो। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, लोकप्रिय शासक थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया था, 1856 में ही हटा दिया गया था। तो उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के जो बेटे थे बिरजिस कदर को अपना नेता घोषित कर दिया था। हालांकि जो 1856 में जब इसको मिला लिया गया था अंग्रेजी शासन में कि भाई कुशासन की आड़ में आप शासन ठीक नहीं चला रहे, नवाब थे वाजिद अली शाह, और उसके बाद उनकी पत्नी जो बेगम हजरत महल थी उसने भी युद्ध में क्रांति में भाग लिया, और उसका जो बेटा था बेटा बिरजिस कदर, तो कई बार कई बुक में हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि जो अवध है, अवध में कहीं तो नाम वाजिद अली शाह का मिलता है, कहीं जो उनकी पत्नी है बेगम हजरत महल उनका नाम मिलता है, और कहीं उनका जो बेटा था बिरजिस कदर। तो ये तीनों ही क्रांति से जुड़े रहे। तो सभी स्थानों पर नेता, दरबारों से जुड़े व्यक्ति, राजा रानियां, नवाब, ताल्लुकात ताल्लुकदार जो थे नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार होकर एक फकीर देखा गया था, जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता, स्वयंभू पैगंबर, प्रचारक ब्रिटिश राज को नष्ट करने की अलख जगा रहे थे। तो यहाँ हर व्यक्ति, हर वर्ग जो है इसमें शामिल हो रहा था। अन्य स्थानों पर किसान, जमींदार और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते कई स्थानीय जो नेता हैं सामने आ चुके हैं। शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के गांव वालों को संगठित करके लड़ाई लड़ी। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूम में एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। तो ऐसे अनगिनत नाम हैं जिनके यहाँ शायद जिक्र भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं, अज्ञात लोग, बहुत सारे जो क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए। अब यहाँ आगे देखिए 1857 के दो विद्रोहियों का यहाँ जिक्र दिया हुआ है, इनको भी पढ़िए। सबसे पहला दिया है शाहमल। शाहमल जो हैं उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वे एक जाट समुदाय से संबंध रखते थे जो 84 देश मतलब 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जो ज़मीन थी सिंचाई की सुविधाओं से लैस थी, ज़मीन अच्छी थी, सुविधाएं थी, उपजाऊ ज़मीन थी। यहाँ पर मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। जो अंग्रेजों की टैक्स की नीति थी उसका विरोध करते थे। लगान की दर ज़्यादा थी, वसूली बड़ी सख्त तरीके से की जाती थी। नतीजा यह था कि किसानों की ज़मीन बाहरी लोगों के हाथों में जा रही थी, क्योंकि किसान टैक्स चुका पाने में असमर्थ था तो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे, नीलाम हो जाती थी। इलाके में आने वाले व्यापारी महाजन ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे क्योंकि किसान उनसे पैसा लेता था।
शामल ने 84 देश के जो मुखिया काश्तकारों को संगठित किया और उन्होंने रात के साय में गांव दर गांव जाकर बात की, लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूर के स्थानों पर की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक व्यापक विद्रोह तैयार हो गया था। अब विरोध उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ था जो अंग्रेज़ों से जुड़े प्रतीक चिन्ह थे। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े, महाजन और व्यापारियों के घर बार भी उन्होंने लूट लिए, बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी ज़मीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। जो भूस्वामी थे पहले, जिनकी ज़मीनें छिन गई थी, उन्होंने दोबारा से ज़मीनों पर अब कब्जा कर लिया था। शामल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी के पुल ध्वस्त कर दिए, पक्की सड़कों को खोद डाला। इसका कारण यह था कि ये सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरा कारण यह था कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था, तो रास्ता भी रोकना था और जो उनसे जुड़े प्रतीक चिन्ह थे उनके, उनको भी वो नष्ट करना चाह रहे थे। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद यानी कि खाने की जो सामान था वो भी पहुंचाया। ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार के जो साधन थे उनको नष्ट कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने, जिसको लोग आमतौर पर राजा भी कहते थे, आम जो लोग लोकल थे उनके आसपास के, तो एक अंग्रेज़ अफसर के बंगले में उसने डेरा डाल लिया और उसे न्याय भवन का नाम दे दिया गया। इसको अंडरलाइन करना। यहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला वो करने लगे, एक राजा के रूप में कार्य करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी एक हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है, उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया था। इसी प्रकार मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, जो मौलवी शाह हैं 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे, धर्म प्रचारक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया। वे पालकी में बैठकर चलते थे, पालकी के आगे पीछे ढोल, पीछे उनके समर्थक होते थे, ढोल बजते थे, इसलिए उन्हें लोग बाग डंका शाह भी कहते थे। बाग डंका शाह, जो डंका बजाकर चलते थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुटे होते हैं। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे, फरिश्ता मानने लगे थे, समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। 1856 में वे लखनऊ पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से मना कर दिया था। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता मान लिया था। उन्होंने चिन्हाट के जो विख्यात संघर्ष है, बैटल ऑफ चिन्हाट में हिस्सा लिया और इसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी ये जो लड़ाई थी 30 जून 1857 को चिन्हाट में लड़ी गई थी, तो इसमें पराजय हुई हेनरी लॉरेंस की। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, अंग्रेज़ उनका बाल बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हें लोगों का इतना अधिक अधिकार प्राप्त था। ये चित्र देखिए, इस चित्र में जो व्यक्ति है हेनरी हार्डिंग है। फ्रांसिस ग्रांट द्वारा बनाया गया चित्र है 1849 का। गवर्नर जनरल के तौर पर जब हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तो उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया उनमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये वही व्यक्ति है जिसने नई जो एनफील्ड राइफल थी, चर्बी वाले कारतूस थे, इनका प्रयोग भारत में शुरू करने का प्रयास किया था अपने सेना को आधुनिक बनाने के लिए। तो ये गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखिए, अफवाहें और भविष्यवाणी। तरह तरह की अफवाहें भविष्यवाणियों के जरिए भी लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन करतूतों के बारे में बताया जिन पर गाय सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से चलाएंगे, लगाएंगे या छीलेंगे तो उनकी जाति मजहब दोनों नष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा एनफील्ड राइफल
कि उन कारतूसों की तरफ था जो हाल में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती चली गई। इसका जो स्रोत ढूंढा गया कि ये घटना कारण कहाँ से अफवाह इस प्रकार की फैली, तो राइफल इंस्ट्रक्शन जो डिपो है उसके कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दमदम स्थित शस्त्रागार के में काम करने वाली जो नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। जहाँ से घटना शुरू हुई, ये अफवाह फैली। तो इसके बारे में जो कमांडेंट कैप्टन राइट हैं वो लिखते हैं, जब जांच पड़ताल उन्होंने की, सिपाही हट ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीची जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने उसको जवाब दिया कि वैसे भी जल्दी ही तुम्हारी जाति नष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। तो इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है। यहाँ से ये अफवाह सैनिकों में फैलती चली गई। अंग्रेज़ों ने मना किया लेकिन फिर भी फैलती चली गई। इसमें कोई शक नहीं, जब एक बार अफवाह फैलना शुरू कर देती है तो अंग्रेज़ अफसरों के तमाम आश्वासनों के बाद भी इसे ख़त्म नहीं किया जा सका। इसने सिपाहियों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। तो 1857 के शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। अफवाह यह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज़ सरकार हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए भयानक साजिश रच रही है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों ने बाज़ार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया। चारों तरफ यह भ्रम और शक बना हुआ था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। तो यह बेचैनी बहुत तेज़ी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को यह बात यकीन दिलाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया, किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान के लिए। किसी बड़ी कार्रवाई का आह्वान को इस भविष्यवाणी से भी बल मिला कि प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी और 1857 को 100 साल हो रहे हैं, क्योंकि जून में ही वो 1757 में जून में ही लड़ाई हुई थी। तो जून में ही 1857 में 100 साल हो रहे थे अंग्रेज़ों के शासन को। तो अंग्रेज़ी राज खत्म हो जाएगा, कि 100 साल में अंग्रेज़ी शासन समाप्त हो जाएगा। एक इस प्रकार की अफवाह से भी लोगों को बल मिल रहा था। अब नेक्स्ट देखिए, सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां और फूल बांटने की रिपोर्टें भी आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को चपाती और 5 चपातियां बनाकर अगले गांव में भेजने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला यूं ही चलता गया। चपातियां बांटने का मतलब या मकसद न तो उस समय स्पष्ट था और न ही आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को किसी न किसी होने वाली उथल पुथल के संकेत ये माने जा रहे थे, कि इनसे कोई न कोई ऐसा संकेत मैसेज दिया जा रहा था। हालांकि कहीं भी इस प्रकार के पुख्ता कोई सोर्स नहीं मिल पाए कि ये सीधा संबंध इसका क्रांति से था। कोई सूचनाएं देने के लिए हो सकता है रहा हो, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी इसकी नहीं मिली। अब देखिए, प्रश्न है कि लोग इन अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। अगर ये अफवाहें थी तो लोग इन पर विश्वास क्यों कर रहे थे। इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि वाकई में सच थी या नहीं। हमें देखना चाहिए कि जो उस पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इससे क्या पता चलता है। ये अफवाहें भविष्यवाणियाँ उनके भय, आशंका और उनके विश्वास प्रति जो बद्धता थी उसके बारे में क्या बताती है। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के बारे में देखा जाए तो उसका मतलब आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में उस समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियाँ लागू कर रहे थे। यानी कि वो भारतीय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो विषय थे, धार्मिक, सामाजिक जो रीति रिवाज थे, उनमें भी दखल दे रहे थे। भारतीय समाज के कुछ तबकों
की सहायता से इन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया था। आपने पढ़ा 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का जनक उनको माना गया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम के स्थापित कर दिया गया, जिसमें पश्चिमी विज्ञान, उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाने लगा। अंग्रेजों ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1829 में कानून बना दिया। आप जानते हैं इसको। हिंदू विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया कि हिंदू जो विधवा है तो दोबारा से एक विवाह कर सकेगी, ऐसा कानून बना दिया। तो इस प्रकार की जो है, हालांकि आज के समय में हम इनको देखें और उस समय भी अगर एक मानवीय दृष्टि से देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उस समय का जो समाज था उसमें अधिकतर लोग इसको अपने धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप मानते थे कि हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं, हमारे धार्मिक विषयों में दखलंदाजी करके हमें ईसाई बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित करने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी, सतारा जैसी बहुत दूसरी सारी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। शासकीय दुर्बलता कि भाई आपका शासन अच्छा नहीं है, लोग पीड़ित हैं आपसे, अच्छा शासन ना होने से समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आप अच्छे सैनिक शासक नहीं हैं, दुर्बल कमज़ोर शासक हैं आप। दत्तकता की पुत्र गोद लेने की उनको अनुमति नहीं थी। अगर कोई राजा निसंतान होता था तो उसको पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी। उसको जो दत्तक पुत्र गोद लिया वो पुत्र था उसको अवैध घोषित उन्होंने कर दिया, उसको मान्यता नहीं थी। ऐसे बहाने उन्होंने बनाए और धीरे धीरे करके बहुत सारी जो रियासतें हैं उनको अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें आप लैप्स की नीति पढ़ते हैं और सहायक संधि पढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो हैं उनको अभी हम देखते हैं। जैसे जैसे कोई रियासत या इलाका उनके कब्ज़े में जाता था वहाँ अंग्रेज़ अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि के जो विवाद निपटारे थे उनकी अपनी पद्धति, भू राजस्व प्रणाली अपनी लागू कर देते थे। और उत्तर भारत के लोगों पर इन कार्रवाइयों का बहुत गहरा असर हुआ। तो लोगों को लगता था कि वे अब जिन चीज़ों की कदर करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे वो राजे रजवाड़े हों, सामाजिक हमारे धार्मिक रीति रिवाज हों, भू स्वामित्व हो, लगान अदा करने की प्रणाली हो, उन सब को ख़त्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है जो ज़्यादा हृदयहीन है, यानी कि जिसमें कोई भाव नहीं है, हृदय नहीं है, पराई है, दमनकारी है, जिसमें हमारे बारे में कोई सोचने का कोई ऐसा उनके पास कोई भाव नहीं है, ज़्यादा कठोरता है। तो ऐसा एक नियम वो बना रहे थे। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ईसाई प्रचारकों की जो गतिविधियाँ थी वो तेज़ गति से बढ़ रही थी। ऐसे अनिश्चित हालात में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार पर विस्तार से पता लगाने के लिए अवध के जो नज़दीकी, जो आगे अवध का बारे में दिया है उसको हम नज़दीकी से थोड़ा और पढ़ने का प्रयास करते हैं। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का केंद्र रहा है। तो इस विद्रोह में सैनिक कारण तो मुख्यतः ही कि तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सैनिक विद्रोह के असंतोष भी बढ़ रहे थे। तो यहाँ जैसे हमने पढ़े कि जो समाज सुधार था, उन्होंने बहुत सारे सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध, इस प्रकार के कानून बनाए इनको रोकने के लिए। 1856 में फिर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्होंने पारित कर दिया आपने। तो ये सारे ऐसे जो विषय थे ये साबित कर रहे थे कि अंग्रेज़ जो है हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। 1829 में सती प्रथा को इन्होंने बैन कर दिया। तो हालांकि कोई इनमें बुराई नहीं थी, लेकिन उस समय अधिकतर लोग इनको अच्छा नहीं मान रहे थे, अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहे थे। अंग्रेजी शिक्षा का धड़ल्ले से प्रचार प्रसार होने लगा। ईसाई प्रचारक तेजी से अपना कार्य कर रहे थे, लालच दे रहे थे। उत्तराधिकार का एक नियम भी उन्होंने लागू कर दिया था। 1850 में उत्तराधिकार कानून था कि भाई अगर कोई ईसाई बन जाता है तो उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार रहेगा। पहले ये था कि अगर कोई हिंदू धर्म अपना बदल लेता है तो उसका पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन अब जो है इन्होंने क्या कानून बना दिया कि अगर कोई ईसाई धर्म ग्रहण करता है अपने धर्म को छोड़कर, तो उसे पैतृक संपत्ति में जो मिलने वाला हिस्सा है उससे वंचित उसको नहीं रहना पड़ेगा, उसको पूरा पूरा अधिकार मिलेगा। इसे उत्तराधिकार नियम या लेक्स लोसी एक्ट भी कहा गया।
1850 का। तो इसे उत्तराधिकार नियम है। इसी प्रकार जो 1856 का सामान्य सेवा भर्ती नियम था 1856 में, उसमें भी क्या था कि सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाने लगा, कि भारत या भारत से बाहर कहीं भी उनको सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा जा सकता है, समुद्र पार भी भेजा जा सकता है। हालांकि भारतीय जो सैनिक थे वो समुद्र पार जाना अशुभ मानते थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण इकट्ठे होते चले गए। जो लेफ्ट की नीति थी, जो जो राजा निसंतान मर जाए तो उसकी साम्राज्य को, उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, जो लेफ्ट की नीति थी इसके अनुसार 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे चलाया था। तो इसके अनुसार बहुत सारे राज्य हड़प लिए गए। वेल्जली ने सहायक संधि चलाई थी 1798 में, जिसके अनुसार एक जो राज्य इसको स्वीकार करेंगे वहाँ अंग्रेजी सेना या एक रेजिडेंट नियुक्त किया जाएगा। तो जैसे आज हमारे केंद्र का प्रतिनिधि राज्यों में गवर्नर होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, तो ऐसे ही अंग्रेज़ों का जो उन देसी राजाओं के पास एक अंग्रेज सैनिक होगा, अंग्रेज जो प्रतिनिधि होगा, रेजिडेंट होगा, और उसके साथ सेना भी रहेगी, और वो सेना का, उस रेजिडेंट का खर्चा देसी राजा या नवाब उठाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण इकट्ठे होते चले गए जो ये साबित कर रहे थे कि क्रांति अनिवार्य हो चुकी है। तो इस प्रकार इन सब कारणों से बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कारण इकट्ठे हो गए, और उन्हीं का परिणाम था कि चर्बी वाले कारतूस जो थे उन्होंने जो चिंगारी थी उसमें घी का काम किया, और ये पूरी तरह से सभी वर्गों में फैलती चली गई। 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे, जिनमें मुख्य रूप से ये भी था कि उनके वेतन भत्ते बहुत कम थे। जैसे घुड़सवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे और पैदल सैनिक को मात्र 7 रुपये मिलते थे। अगर वर्दी भोजन का खर्च निकाल ले मुश्किल से 1 या 2 रुपये उसके पास बचते थे। जबकि अंग्रेज़ जो उसी पद पर अंग्रेज़ होते थे तो उनका वेतन बहुत ज़्यादा होता था, उनको प्रमोशन भी नहीं दी जाती थी, भेदभाव उनके साथ किया जाता था। तो बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से ये क्रांति एक साथ पूरे देश में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उत्तर भारत के अधिकतर जो राज्य थे उनमें फैल गई। तो इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। अवध में जो विद्रोह है नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।